अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम चेक कर रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। जैसे कोई स्टेटमेंट दे रखी थी, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर दिया है। मिनिमम z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 40x2 और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 36x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 108, 3x1 प्लस 12x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 36। ऐसे ही आपके पास 20x1 प्लस 10x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दे रखा है सारा सिस्टम, और हमारा एज यूजुअल जो मेथड होगा वो क्या होगा, ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड को सोल्व करेंगे हम इसमें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कौन सा है आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको गिवन है ये मिनिमम जेड। ओके, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। और कंडीशंस आपको जो है वो गिवन है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ये आपकी कंडीशंस हो गई। तो अब हम करेंगे क्या, हम वन बाय वन करके एक एक इक्वेशन को लेंगे और उनका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं 36x1, जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उन सबको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। ओके, कर दिया। तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 6x1 प्लस x2 इक्वल टू 36। ओके, 16 सॉरी 18। तो अब आप एक काम करो, इसके लिए टेबल बनाओ। अब टेबल बनाए, क्यों बनाना है टेबल हमें, क्योंकि हमें क्या करना है भाई, ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे लिख दो x1, यहाँ पे x2। कुछ बुक्स में x और y भी लिखा होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x1 और x2 की जो वैल्यू है उनको चेंज करते जाओ। जैसे x1 को मैं 0 पुट कर देता हूँ तो x2 कितना आ जाएगा, 18। ऐसे ही आप x2 को 0 कर दो, ठीक है। तो x1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बन गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के लिए आप इक्वेशन ले लो 3x1 प्लस 12x2 इज इक्वल टू 36। अब आप 3 से डिवाइड कर दो, ये बन गया x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 12। तो इसकी ना एक टेबल बना लो आप, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास x1 और ये आ गया x2। अब आप x1 को 0 करेंगे तो x2 3 आ जाएगा। ऐसे ही x2 को 0 करेंगे तो x2 1 जो है वो 12 आ जाएगा। तो ये आपकी दो कंडीशन हो गई, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है वो आपकी हो गई 20x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 100। इसके लिए टेबल बनाओ। इसमें आप एक काम करो, x1 और x2 दे रखे होंगे, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पे 10 रह जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ओके, तो अब आप यूं करो, x1 को 0 कर दो तो x2 10 आ जाएगा, x2 को 0 कर दो x1 5 आ जाएगा। तो अब आपके पास फाइनली 3 इक्वेशन आ गई हैं। अब हमने क्या किया, टेबल बना ली है तीनों इक्वेशन की, और अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हम टेबल्स का यूज करेंगे। और इक्वेशन आपके पास ये दूसरी और ये तीसरी है ना, 3 इक्वेशन आ गई। तीनों को अब हम प्लॉट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी x1 एक्सिस आ गई, ये आपका x2 एक्सिस आ गया, ठीक है। अब पहला जो इक्वेशन है, ये कंडीशन नंबर 1, ओके, ये कंडीशन नंबर 2 और ये कंडीशन नंबर 3। इन तीनों को हम 1 बाय 1 करके प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास 6x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 18। अब इसमें x2 की वैल्यू 18 तक के गई है, दूसरी टेबल में x2 की वैल्यू 12 तक है, फिर 10 तक है, ठीक है। तो अब हम
ये लेके चलते हैं इसमें। ये मान लो आपके पास 4, ओके, 8 और ये 12, ठीक है। तो ये 4, 8, ये 12। अगर हम पहले बात करते हैं पहले वाली इक्वेशन की, x1 जो है 0 और x2 3 है, ठीक है। x1 0 और x2 3, तो वो कोई पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। x1 0 और x2 3 है। उसके बाद आपका x1 जो है वो 12 है, ठीक है। तो x1 12 है, तो ये बन गया आपके पास 2, 4, 6, 8, ये बना 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे 12, ठीक है। तो x1 जो है वो तो 5 तक है, इसलिए हमें x2 जो है उसके ऊपर इतनी ज्यादा मार्किंग करने की जरूरत नहीं। हम इसको थोड़ा छोटा स्केल ले लेते हैं, ठीक है। छोटा स्केल लेके चलते हैं। 1, 2, 3, फिर 4 और ये 5 आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास जो ग्राफ है पहले वाली इक्वेशन के लिए, उसकी बात करो पहले। तो पहले टेबल x1 जो है आपके पास, पहले टेबल के लिए बात करते हैं हम। x1 जो है वो 0 है और x2 जो है वो 18 है, x2 18। ओके, तो इसमें पहले वाली इक्वेशन, ये हमें स्केल बढ़ाना पड़ेगा भाई। हमने एक्चुअली क्या था, सेकंड टेबल देख ली, फर्स्ट टेबल देखी नहीं। तो 18 तक गया है, तो फिर ये आपके पास हम 4 का ही स्केल लेके चलते हैं। 4, 8, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 12, यहाँ कहीं पे 15 और यहाँ कहीं पे 18 आ गया, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो है 0,18। तो आपका यही पॉइंट आ गया बच्चों, ये बन गया 0,18। नेक्स्ट जो है x1 3 है और 0, x1 3 यहाँ पे है, ठीक है। और ये बन गया आपके पास 3,0। अब आप इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना है ये कौन सी इक्वेशन का बना है? ये बना है आपका 36x1 प्लस 6x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 108। अब इसमें ये देखना है शेडिंग किस तरफ होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट फॉर ओरिजिन करेंगे। टेस्ट फॉर ओरिजिन। अब एक काम करो, आप x1 को 0 और x2 को 0 पुट करो एज हमने पहले किया वजह से। तो ये बन गया आपके पास 36 इंटू 0, 6 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 108। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 108, यानी कि शेडिंग आएगी अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको करना हमने अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन में हम शेडिंग इसकी करेंगे बच्चों, और ये बनेगा आपके पास कुछ इस तरीके की शेडिंग, ठीक है। तो x एक्सिस से ऊपर रहेगा और y एक्सिस से राइट में रहेगा, क्योंकि हमें कांस्टेंट दे रखे हैं x1 ग्रेटर देन 0 और x2 ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट की बात करो, जो सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन जो है उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो x1 जो है आपका 0, जो x1 है वो क्या है 0, और x2 कितना है 3। तो उसके लिए ये पॉइंट आ गया आपके लिए, ये बन गया 0,3। अब आपके पास x1 12 है और x2 0 है, तो मतलब ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसको मैं 12,0 ऐसे लिख देता हूँ। और अब आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है, और अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा, ठीक है।
अब ये जो कंडीशन थी, ये कौन सी कंडीशन थी? ये थी आपके पास 3x1 प्लस 12x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36। अब आप एक काम करो, इसके लिए ना शेडिंग करो, ये अब अबव आएगा या बिलो, सॉरी टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन में x1 और x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम टेस्ट फॉर ओरिजिन लिखें, टेस्ट फॉर ओरिजिन क्या होगा देखो, अब आपके पास 3x1 प्लस 12x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36। अब x1 को भी जीरो करो, x2 को भी जीरो करो, तो जीरो ग्रेटर देन 36 आ गया, तो ये फॉल्स हो गया है ना। तो इसका मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये होगा, अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, देखना ये 1, ये 2 और ये 3, ये कॉमन नहीं होगा, है ना। जो ग्रीन लाइन है, ये उसके ऊपर की शेडिंग होगी, ठीक है ना। अब ये ऊपर की शेडिंग होगी तो ये इधर की भी तो हो सकती है, बट वो इंक्लूडेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो ब्लू लाइन है वो इसके बाद की लाइन है, तो यानी कि बीच का कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं होगा, ठीक है। बीच का कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं होगा, मेरी बात समझाई। तो आपके पास अब जो शेडिंग है वो कौन सी रह गई? जो शेडिंग है बच्चों, वो सिर्फ ये वाली रह गई, है ना। ठीक, अभी तो 2 इक्वेशन लाई कर रही है हमें। अब तीसरी इक्वेशन की चेक करते हैं। तो तीसरी इक्वेशन वो क्या है आपकी, वो है 20x1 प्लस 10x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। तो आप इसको मार्क करो। अब जब हम इसमें मार्किंग करेंगे तो यूं लेके चलो, आप x1 0 है, x1 0 है और x2 10 है, तो ये 9 और 12 के बीच में ये कहीं पे 10 आ गया, ठीक। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये आ गया आपके पास 0,10। और ऐसे ही आपका x1 5 है, ये रहा, और x1 5 है, तो आपके पास जो पॉइंट है x2 0 के साथ, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ये आपका आ गया 5,0। तो अब आप एक काम करो, इन दोनों को ज्वाइन करो। जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो क्या मिला आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिली ऐसे करके, ठीक है। तो इन दोनों का जो अब पॉइंट है, जो डिवाइड सॉरी कॉमन पॉइंट, ये आ गया आपके पास ना, और एक ये पॉइंट आ गया। क्लियर हो गया। अब ये 2 पॉइंट जो है, हमारी जो ये पर्पल लाइन है, ये ब्लू लाइन को भी कट करती है और ग्रीन लाइन को भी कट करती है। तो ये 2 पॉइंट पे जो है आपका कट आ गया हमारे पास। इनका हम कोई ना कोई नाम रख देंगे। पहले अब शेडिंग की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं इसमें तीसरी लाइन में, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। जब हम इसमें x1 को भी 0 कर देंगे, x2 को भी 0 कर देंगे, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो इसमें भी जो शेडिंग है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है। इसका मतलब ये होगा कि भाई ये जो पोर्शन था ना, बीच का ट्रायंगल वाला पोर्शन, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इस लाइन ने, पर्पल लाइन ने बता दिया कि हमें ऊपर का रीजन चाहिए, यानी कि ब्लू और ग्रीन और पर्पल, जो तीनों का बीच में कॉमन पोर्शन है ना, वो इंक्लूडेड नहीं है ना, ऊपर का पोर्शन है। ओके, बात समझाई। तो इसका मतलब हमें ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये शेड करेंगे हम, ठीक है। और ये ऐसे शेडिंग जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है ना। और ये अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन है। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें हमारे वो सारे पॉइंट लाई करेंगे जो हमारे कॉन्स्टेंट को जो सेटिस्फाई करें, ठीक है। ये जो येलो है, ये आपके पास अब अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। कौन सा है ये? यहाँ पे अनबाउंडेड, ये जो रीजन है ये अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन है। ओके, तो यानी कि सारे पॉइंट ही हमारे कॉन्स्टेंट को वेरीफाई करते हैं, कॉन्स्टेंट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे फिजिबल रीजन में वो सारे पॉइंट हम ढूंढेंगे जिससे हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम हो जाए, क्योंकि मिनिमम की ही बात हम कर रहे हैं, हम मैक्सिमाइजेशन की इसमें बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बात ध्यान देना, जो इस तरह का ग्राफ बनता है जो अनबाउंडेड है एंड अवे फ्रॉम ओरिजिन है ना, यानी कि ऊपर से अनबाउंडेड है, ओपन है ना, ओपन फ्रॉम अबव। तो इसमें जो मैक्सिमाइजेशन है ना, मैक्सिमाइजेशन उस तरह की जो प्रॉब्लम है, अब अगर हम करें तो मैक्सिम एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मैं बोलूं तो इसमें, ठीक है।
तो इस तरह के जो पोर्शन या क्वेश्चन होते हैं उसमें मिनिमाइजेशन के लिए बात करते हैं, और जो मिनिमाइजेशन है बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। तो अब हमें सिर्फ यही चेक करना है कि कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं भाई, और वो जो कॉर्नर पॉइंट है उनके ऊपर ही हम चेक करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, मिनिमाइजेशन की। ये जो प्रॉब्लम किसकी, मिनिमाइजेशन की, इसमें अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो अब कॉर्नर पॉइंट है उनके हम नाम रख देते हैं। उनका जो नाम है ये बना, सपोज कर दो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अब ये 4 पॉइंट आ गए। अब आप ये देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये तो आपको पता ही नहीं है, बट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ पर्पल एंड ब्लू लाइन। पॉइंट ए इज इंटरसेक्शन ऑफ पर्पल एंड ब्लू लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर के हिसाब से बोल रहा हूँ और अब उनकी इक्वेशन लिखेंगे हम। ठीक है, तो जो ब्लू लाइन है उसकी इक्वेशन क्या थी, अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो क्या निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो आपके पास आएगा 3x2 सॉरी इसमें आएगा 6x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ओके, ये तो आपकी ब्लू लाइन आ गई। और जो पर्पल लाइन है वो कौन सी है आपकी, वो आपकी लास्ट वाली लाइन है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, यही है ना लाइन, देखो दोबारा से, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप इन दोनों को सोल्व कर दो, इससे पॉइंट आएगा ए। ठीक है, तो इससे तो निकलेगा पॉइंट ए। आप सोल्व करो तब तक क्या क्या आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अब हम पॉइंट बी निकालते हैं। ठीक है, पॉइंट बी के लिए किसको सोल्व करेंगे हम, पॉइंट बी के लिए आप सोल्व करेंगे पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन को। और ग्रीन लाइन जो थी आपकी वो है 3x1 प्लस 12x2 ओके इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36। अब आप इसकी जो सिंपल फॉर्म थी जो हमने इसको रिड्यूस किया था वो था x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 12, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया था इसको। और जो ब्लू लाइन है वो आपकी है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। अगर हम पॉइंट ए की बात करते हैं तो पॉइंट ए के लिए आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये बन गया 4x1 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो जो x1 है वो क्या आएगा 8/4 यानी कि 2। अब x1 तो 2 आ गया, तो आप 6 इंटू x1 की वैल्यू प्लस में x2 इज इक्वल टू 18 आ गया। तो x2 की जो वैल्यू है वो आएगी 18 माइनस में 12 यानी कि 6। तो यानी कि जो पॉइंट ए है आपके पास वो क्या आया, वो आया आपके पास 2,6। ऐसे ही आप पॉइंट बी निकालो। पॉइंट बी के लिए अब आप क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 था इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब बच्चों करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके आपके पास ये बनेगा 2x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 24 और यहाँ पे बनेगा 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 7x2 बनेगा इज इक्वल टू 14। तो जो x2 है वो आ गया 2 आपके पास। जब x2 2 होगा तो ये क्या बनेगा 2x1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 10, यानी कि 2x1 इज इक्वल टू 8 और x1 जो है वो 4। तो यानी कि जो आपका पॉइंट है वो क्या बना, पॉइंट बी है ना, वो क्या बना आपका पॉइंट बी, वो आया 4,2। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई और y की 2 आ गई हमारे पास। तो लिस्ट ऑल द पॉइंट है ना, लिस्टिंग ऑल द पॉइंट्स। तो अब आप एक काम करो, आप सबसे पहले तो लिखो पॉइंट्स है ना। तो पॉइंट्स में जैसे ए बी सी और डी 4 पॉइंट हैं, चारों के नाम लिख दो। तो बी पॉइंट आपका 4,2 था और ए पॉइंट आपका 2,6 है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, ए और बी। और अब रह गया आपके पास सी पॉइंट और डी पॉइंट। तो बच्चों जो डी पॉइंट है वो तो 0,18 है और सी पॉइंट 12,0 है। ये आपका 12 और 0 है और जो आपके पास ये 0,18। अब हम करेंगे क्या, अब हम z की वैल्यू निकालेंगे।
जेड की वैल्यू ए पे निकालो आप, फिर बी पे निकालो, फिर सी पे और फिर डी पे निकालो। तो पहले राइट में लिख लेते हैं जेड क्या था। जो जेड आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड इट वाज गिवन बाय 20x1 प्लस 40x2। 20x1 प्लस 40x2। तो यहाँ पे अब आप ये लिखो 20 इंटू में 2 प्लस 40 इंटू में 6 और फिर ये 20 इंटू में 4 प्लस 40 इंटू 2, ये आया 20 इंटू में 12 प्लस 40 इंटू में 0, फिर आपके पास 20 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 18। अब आप इन सब की वैल्यूज निकाल के लिखो, फिर देखते हैं कि मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम एंड मार्क द पॉइंट अकॉर्डिंगली। तो ये क्या बना आपका 20 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 6। तो कैलकुलेशन करो, 20 टू द 40 प्लस 240 है ना, तो 082 यानी कि आपका बन गया 280। सही बात है, ये कैलकुलेशन हो गई। दूसरी कैलकुलेशन पे आ जाओ, ये बनेगा आपका 80 प्लस 24 जा 80 था ना यहाँ पे, तो ये भी 80 बन गया। ठीक है, 80 प्लस 80 इज 160, तो ये आ गया आपके पास 160। तो ये भी कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास आएगा 12 टू जा 24 240 और ये प्लस में 0, ये बन गया 240। और नेक्स्ट में आपके पास पहले तो 0 है ही है और जो लास्ट है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 आ गया। अब जो आपको देखो सबसे मैक्सिमम चाहिए तो ये बन गई आपकी, मिनिमम चाहिए तो ये बन जाएगी। सही बात है ना 160। अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन क्या था आपका। क्वेश्चन में था आपका मिनिमाइजेशन ऑफ जेड्स, क्योंकि मिनिमाइज प्रॉब्लम थी। देखो दोबारा फिर देखो, है ना, ये देखो ये जो प्रॉब्लम है मिनिमाइज जेड था, तो इसलिए हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। और जो मिनिमम वैल्यू आपकी जेड की किस पॉइंट के ऊपर आई है, वो आई बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, 160 जो है आपकी मिनिमम वैल्यू है जेड की एंड विच एग्जिस्ट एट पॉइंट 4,2। तो ये आपकी मिनिमाइज वैल्यू आ गई, मिनिमम जेड विच इज इक्वल टू ओके 160। तो आपके पास जो x1 है वो आपको 4 लेना है, जो x2 है वो 2 लेना है, और जो मिनिमम z है वो आपका 160 है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास। ओके, अभी इस क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन की है। और मैक्सिमाइजेशन में और मिनिमाइजेशन में जब हम बात करते हैं अनबाउंडेड रीजन की, तो बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट क्या होता है, टू फाइंड, अगर हम मिनिमाइजेशन की बात करते हैं, टू फाइंड अ पॉइंट विच इज वेरी क्लोज टू ओरिजिन, ओके, विच गिव्स जेड अ मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमाइजेशन में we need to find a point which is farther from origin which gives maximum z. If we are able to find a value of z at some x1 x2 from the feasible region which gives मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि अगर हम x1 x2 की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ पाए जो ओरिजिन से बहुत दूर है, ओके, और जेड की मैक्सिमम वैल्यू देती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल नहीं होती। क्लियर। तो अगर हम इसका ग्राफ भी बनाते हैं तो कैसे ग्राफ बनाते हैं, कॉन्स्टेंट की पहले हम बात करते हैं। तो हम डायरेक्ट ग्राफ बना लें। ये राइट हैंड साइड में आप देखिए, जो पहले आपके पास जो पहली कंडीशन है उसके लिए टेबल बनाओ आप पहले। अगर हम टेबल बनाते हैं तो x1 और x2 के लिए बात करेंगे, तो ये x1 और x2, x1 को 0 किया तो x2 की वैल्यू 1/4 आएगी। ठीक है, ये देखो 1/4 आ गई। फिर आप x2 को 0 करो, x1 की वैल्यू 1/2 आ गई। फिर कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 2 में टेबल बनाओ आप। जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ आपको वही बनाना है, आप कुछ भी अपनी मर्जी से वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, आप x1 x2 कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो, x1 की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो कि x2 इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं है कुछ और तरीके का वर्कआउट करने की।
तो भाई अब 2x1 प्लस 4x2 इजिकल टू 3। अब मैं x1 को फिर 0 ले रहा हूँ और जो x2 है वो आ गया 3/4। अब 3/4 का मतलब होता है 0.75। ठीक, फिर x2 को 0 ले लिया तो ये बन गया 3/2। x1 जो है 3/2 यानी कि 1.5। तो बच्चे अब इसका हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा ग्राफ, देखो ये x1 और बच्चों ये x2। अब पहले हम पहले लाइन की बात करेंगे तो उसमें x1 0 है और x2 0.1/4 है, ठीक है ना। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इसको जैसे ये 1/4 ले लिया मैंने, x1 की जो वैल्यू है 1/2 और 3/2 है ना, तो हम इसको लिख देते हैं, ये 1 ले लिया बच्चों और ये 2 ले लिया, तो यानी कि ये 1/2 हो गया और ये 3/2 हो गया, यानी कि 1.5 एंड 0.5 अकॉर्डिंगली, ठीक है। और अगर हम x2 की बात करेंगे, x1 की वैल्यू है, ये बन गया आपके पास 1/2 और ये बन गई आपकी 1, ये बन गई 3/2 और ये बन गई आपकी 2। ऐसे ही जब x2 की बात करते हैं, x2 की वैल्यू आपकी 1/4 और 3/4 है, तो ये तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं। तो आप इसको लिख दीजिए 1/4, 1/2, 3/4 और ये 1, ठीक है। ये स्केल है, आपकी मर्जी, आप कम ज्यादा कर सकते हो। आप 1 भी ले सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4 उस तरीके से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो सबसे पहले पहली लाइन की बात करें हम, जो पहली लाइन है वो क्या है, x1 0 है और x2 1.1/4 है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट आ गया और ये जो पॉइंट है ये बनेगा 0,1/4। ओके, ये पॉइंट आप लो -1/4। और -1/4 अगर हम बात करेंगे तो वो नीचे पे होगा, ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो हम नीचे मार्क करते हैं, ये पॉइंट आ गया आपके पास 0, -1/4, ठीक है। इसको आपने मार्क कर दिया और इसको आपने हाईलाइट कर दिया ऐसे। जो दूसरा पॉइंट है वो आपका x1 हाफ है, ये x1 हाफ हो गया बच्चों, और y0। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं लिखूंगा x1 हाफ और y0। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपका जो पॉइंट है ऐसे ज्वाइन होके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। और ये जो स्ट्रेट लाइन है कौन सी इक्वेशन की आई है, ये आई आपके पास 2x1 -4x2 इज इक्वल टू 1 की। अब इसमें टेस्ट फॉर ओरिजिन करो इसके लिए। अगर मैं इसके लिए टेस्ट फॉर ओरिजिन करता हूँ, नीचे शो करते हैं इसको, 2x1 -4x2 टेस्ट फॉर ओरिजिन। तो ये था आपके पास 2x1 -4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1। ये लेस देन इक्वल टू 1। अब x1 को 0 कर दो, x2 को 0 कर दो, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये ट्रू है क्योंकि 0 जो है ना 1 से छोटा होता है। सो टूवर्ड्स ओरिजिन वी शेड टूवर्ड्स ओरिजिन, वी शेड टूवर्ड्स ओरिजिन। तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये वाला पोर्शन नहीं होगा नीचे वाला, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला शेड होगा। तो इसमें से हम वही पोर्शन लेंगे जो दूसरी लाइन के साथ कॉमन होगा, है ना, कुछ हो सकता है ना ऐसा। तो अब दूसरी इक्वेशन को सोचते हैं, मतलब ये आपके पास ये वाला भी होगा, बट ये नीचे वाला पोर्शन नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, x1 भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए इस लाइन से ऊपर का पोर्शन होगा, इस लाइन से ऊपर का ही पोर्शन होगा, ठीक है। तो अब दूसरी लाइन के लिए बात करो आप, दूसरी लाइन में क्या आपके पास पॉइंट 0, 3/4। अब ये आपके पास पॉइंट आ गया x1 0 है और ये 3/4 है, तो ये पॉइंट आ गया ऐसे, ठीक है।
ये आपके पास 0,3/4 और जो दूसरा पॉइंट है x1 3/2 ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आएगा आपके पास 3/2, 0। अब आप एक काम करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये इसको हमने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है जी। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी है? ये है आपके पास 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 3। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था, इसके लिए भी टेस्ट 4 ओरिजिन कर दो। अब यहाँ पे 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसके लिए हम टेस्ट 4 ओरिजिन कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए तो भाई x1 को भी 0 कर दिया, x2 को भी 0 कर दिया और ये 3 आ गया। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, कोई दिक्कत है? नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक, अगर ऐसा है तो फिर शेड किस तरफ करेंगे? अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इस लाइन में अवे फ्रॉम ओरिजिन करेंगे तो बच्चों तो ये ऐसे शेडिंग होगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है ये तो पहले से कॉमन नहीं था, ये पोर्शन भी अब कॉमन नहीं रहा। ठीक है ना, तो फिर कॉमन पोर्शन कौन सा रहा उसके लिए हम बात करते हैं। तो कॉमन पोर्शन रहेगा सिर्फ ये वाला। ओके, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका कॉमन है। तो इसमें अगर हम देखें तो कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? कॉर्नर पॉइंट इसमें सिर्फ अगर हम बात करें कॉर्नर पॉइंट की तो सिर्फ एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ठीक है, ये दो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है। अब ये तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है ये? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब ये बताओ, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका मैक्सिमाइजेशन का है ना, मैक्सिमाइजेशन। ये देखो, तो अब यूं बताओ, क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पे मैक्सिमम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये जो येलो शेड किया हमने, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है, एंड दीज आर इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, तो फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन यानी कि ओरिजिन से बहुत दूर, क्या आप कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं कि इट हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, एक सॉल्यूशन नहीं है जहां पे हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड पॉसिबल हो। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की ना होके मिनिमाइजेशन की होती, देन विल चेक एवरीथिंग एट पॉइंट ए एंड बी। ओके, बिकॉज these were कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, हाँ, अब जैसे ये अनबाउंडेड है बट ये ओरिजिन से अवे है, बाहर की तरफ है। अगर नीचे की तरफ होता तो ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन जाती। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि मिनिमाइजेशन में भी सेम कंसेप्ट है कि हम नियरेस्ट ओरिजिन के कोई पॉइंट ऐसा ढूंढ पाते तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी अनबाउंडेड सोल्यूशन बन जाता। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन बना? अनबाउंडेड, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट which is very far away from the origin and gives us the maximum value of z। ऐसे यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है जो ये चीज जजमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इस मैक्सिमाइजेशन में इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं और चेक करते हैं कि ये बनता है क्या, ये अनबाउंडेड है या बाउंडेड है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं टेबल। ओके, पहले पॉइंट की, तो यहाँ पे x1, ये x2, और बच्चों आप x1 को 0 करेंगे तो x2 3 आ जाएगा, और x2 को अगर 0 करेंगे तो x1 जो है 1.5 आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो y इक्वल टू x आ गया है। इसमें तो आप बड़ा ही आसान तरीके से आप कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, जैसे ये x1, ये x2, अगर x1 0 तो ये भी 0, ये 1 तो ये भी 1, है ना। हम इक्वल टू लेके करेंगे। ठीक, तो इसको अब आप शेड करो, सॉरी पहले आप ग्राफ बनाओ, उसके बाद इसका शेडिंग करेंगे हम।
तो अब ये आपके पास x1 और ये x2, x इज 1 की हमारे पास 2। तो अब बच्चों x1 और x2 की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो हमें ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 और ये 3, ठीक है। और जो x1 है वो आपका हो गया यहाँ पे 1 और ये हो गया 2। तो पहले अब आप शेड करो पहले लाइन को, इसको शेड करते हैं, सॉरी इसको ग्राफ इसको प्लॉट करते हैं, उसके बाद शेडिंग करेंगे इसकी। तो x1 0 है, x2 3 है, तो x1 0 x2 3 पॉइंट आ गया। तो मैं इसी पॉइंट को लिख दूं 0,3। और अब x1 जो है वो 1.5, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और x2 कितना है, 0 है, ये नीचे जाएगा बच्चे, ग्राफ मैं गलत बना रहा हूँ इसको। 1.5 यहाँ पे बनेगा x1 और x2 0 है, तो ये बन गया 1.5, 0। तो अब आप इसको ज्वाइन करो और ये जो लाइन है ये आपकी बन गई 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। अगर मैं ग्रेटर देन 3 की बात करता हूं तो टेस्ट फॉर ओरिजिन करना पड़ेगा। तो टेस्ट फॉर ओरिजिन में आपके पास सिंपल सी बात है, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में आप x1 x2 को 0 करेंगे, तो ये बन गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये फॉल्स आएगा। फॉल्स आने से क्या होगा, शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ जो है आपको शेड करना है, ठीक है। अब रह गया x1 और x2 वाला, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए बात करें हम, ये आ गया 0,0, मतलब आपके पास जो पॉइंट आया वो बन गया ये बन गया 0,0 और ये एक बन गया 1,1 बन गया आपके पास। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये बन जाएगा आपका x1 माइनस x2 इजिकल टू 0। बट बच्चे क्या है, x1 माइनस x2 जो है लेस देन इक्वल टू 0 है। तो टेस्ट फॉर ओरिजिन x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x1 लेस देन इक्वल टू x2 है। मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटी में समझाया था कि इन दोनों में से जो वेरिएबल बड़ा होता है उसकी तरफ शेड करना है आपको, जो वेरिएबल बड़ा होता है उसकी तरफ शेड करना है। तो अब मुझे ये बताओ कौन सा बड़ा है, यहाँ पे x2 बड़ा है ना, तो शेड टूवर्ड्स x2। तो शेड टूवर्ड्स x2 का मतलब यहाँ पे होगा कि भाई आप इसको ऊपर की तरफ शेड करो, है ना। तो ये सारा होगा पोर्शन, बट क्योंकि ये पोर्शन कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको इरेज कर देंगे, ये देखो, ठीक। तो कॉमन पोर्शन फिर कौन सा होगा, कॉमन पोर्शन ये होगा जो अभी मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों बात। ये जो आपका कॉमन पोर्शन है ये, ठीक। हम x2 से लेफ्ट में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो अलाउ नहीं करती, क्योंकि x2 x1 सारे क्या है ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास अनबाउंडेड रीजन आ गया। तो ये भी तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। ये है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम, तो ये भी अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन है। देयर इज no way to find a largest value, a farthest point from origin, a point which is very farther from origin and gives the maximum value of z। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम अनबाउंडेड बोलते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके। तो ये अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन है, ओके। इसमें कोई ऐसा पॉइंट आपका एग्जिस्ट नहीं करता जो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, वेरी अवे मतलब फारदेस्ट मतलब सबसे दूर पॉइंट हो और वो मैक्सिमाइज दे दे, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो इसलिए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। हाँ, दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होती देन विल चेक द टू कॉर्नर पॉइंट given by point A and point B at which the point can be minimum and these are the nearest to the origin, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। हम कॉर्नर पॉइंट अवे फ्रॉम ओरिजिन जो है फाइंड नहीं कर सकते, देयरफॉर मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट इन सच क्वेश्चंस, इन सच प्रॉब्लम्स, ओके। एक आपके पास जो कुछ तरह क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो डाटा होता है वो ऐसे ही, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनका यूज नहीं है, वो फालतू में दी होती हैं, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। उनको हम इग्नोर कर सकते हैं मतलब उनका फिजिबल सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उनको बोलते हैं रिडंडेंट वेरिएबल्स और इसको बोलते हैं रिडंडेंसी, ओके।
तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कि ऐसा सिचुएशन आ जाए तो एक आधा कांस्टेंट ऐसा है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्या पता उसके बगैर हमारा सेम रीजन जो है फिजिबल सॉल्यूशन का वो रहे करेगा, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब आप एक काम करते हैं, इसमें जो कांस्टेंट गिवन है उनका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे 3 दे रखे हैं, जो नॉन नेगेटिव वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको आपने छोड़ दिया, ठीक है। एज यूजुअल फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा हमारे पास 3 है। तो पहले का जब हम टेबल बनाते हैं, ये देखिए आप, पहले मैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20 की टेबल बनाता हूँ। तो ये बन गया आपके पास x1, ये बन गया x2, x1 0 लिख दो, x2 आपका 20 आ गया, ठीक। फिर इसको 0 तो x1 20 आ गया। अब इसको ऐसे करते हैं, टेस्ट फॉर ओरिजिन भी यही कर लेते हैं, इसका लेस देन 20 है ना, तो इसके लिए हम टेस्ट फॉर ओरिजिन कर लेते हैं, टेस्ट फॉर ओरिजिन। तो उसमें हम x1 को 0, x2 को 0 करते हैं, तो ये ट्रू आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम टूवर्ड्स ओरिजिन सेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ भी बनाते रहेंगे साथ साथ में, देखो क्या बनता है। फिर हम दूसरी कंडीशन की भी बात करेंगे। ये x1 आ गया और ये x2 आ गया, तो ये ग्राफ बन गया आपका, ये बन गया 20,0 और ये जो पॉइंट है ये बन गया आपका 0,20। अब आपने 2 पॉइंट तो बना दिए, पहली जो लाइन है उसको कर दिया। अब ये शेड टूवर्ड्स ओरिजिन है ना, अब टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब होगा ये सारे पॉइंट जो ओरिजिन की तरफ लाई करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन क्या आपकी 2x1 प्लस x2। तो सेकंड इक्वेशन जो आपकी 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30 लेके हम पहले टेबल बना लेते हैं, फिर लेस देन 30 को शेडिंग के लिए यूज कर लेंगे। तो जब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे उसके लिए आपको टेबल की जरूरत होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है हमें। x1 को आप 0 कर लो, तो जो x2 है आपका वो 30 आ जाएगा। और आप एक काम करो, अब आप x2 को 0 कर लो, x1 आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये आपका छोटा बन गया, तो इसलिए हम इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें हम, ठीक है, क्योंकि जो x2 है आपका 30 तक गया है और ये पॉइंट हो गया आपका 30, 0,30 और दूसरा पॉइंट आ गया 15,0। तो ये 10 और यहाँ पे कहीं पे 15 और ये पॉइंट आ गया आपका 15,0 और इसको आप शेड करो टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। अब टूवर्ड्स ओरिजिन क्यों करना है, देखो, क्योंकि 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 30 था। अगर हम टेस्ट फॉर ओरिजिन करेंगे ना, तो ये बनेगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 30, तो टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा, ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन जो शेड करना है आपको, ठीक है। तो टूवर्ड्स ओरिजिन में फिर आपका ये वाला पोर्शन तो आएगा ही, ये वाला भी आएगा, ठीक है। कौन सा नहीं आएगा आपका पोर्शन, एक तो ये नहीं आएगा, ठीक है, जो क्रॉस लगा रहे हैं, और एक ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, इसलिए इनको हम साफ कर रहे हैं, ओके। तो आपका जो पोर्शन कॉमन आ गया वो कौन सा आया, वो देखो यहाँ पे ध्यान से, आपका जो ये
येलो पार्ट है ये कॉमन है आपका। ठीक, अब रह गया तीसरे वाला कांस्टेंट। अब जो तीसरा कांस्टेंट है वो x1 लेस देन इक्वल टू 25। तो बच्चों ये जो आपके पास पॉइंट था ये 20 था, तो 25 आपका होगा यहाँ कहीं पे, तो ये बन जाएगा आपका x1 इक्वल टू 25। बट जो कंडीशन है वो है x1 लेस देन इक्वल टू 25। अब लेस देन इक्वल टू 25 के लिए जो शेडिंग होगी वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगी ना, लेस देन 25 देखो ऐसे। तो अब देखो कॉमन पोर्शन जो है वो क्या है, वो अभी भी येलो हाईलाइटेड है ना। अगर आपका x1 लेस देन 25 ना गिवन होता तो भी येलो पोर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब भी कॉमन जो है वो आपका येलो पोर्शन ही है। तो जो x1 वाला जो आपके पास कंडीशन है जो दे रखी है आपको कांस्टेंट, वो क्या है, क्या नाम लेंगे आप, पढ़ो इसको, रिड्यूडेंट, ओके, या रिड्यूडेंसी, ऐसे कांस्टेंट को हम बोल देते हैं। तो इस तरह के कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती। वी कैन 100% इग्नोर दिस काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके, प्रैक्टिकली जो है जरूरत नहीं है इनकी हमें। क्लियर? सर जी ज्यादा नीचे हो गया। ओके जी, मैं एक कंडीशन और समझा दूंगा आपको ना, पहले ये नो सोल्यूशन वाली, ठीक है। सपोज मैं यूं कह रहा हूँ, जैसे अभी पुनीत ने बात की कि भाई ये जो कॉमन रीजन था ना आपका वो कुछ ऐसे था ना, ये वाला। मान लो कोई तीसरा कांस्टेंट आ जाता, जैसे x1 लेस देन 25 था, और अब मान लो x1 ग्रेटर देन 25 आ गया, तो अब जो पोर्शन है वो इस तरफ तक कॉमन हुआ है ना, शेडिंग। अब ये देखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ भी कॉमन नहीं है ना भाई, तो ऐसे कंडीशन में आता है नो सोल्यूशन, ठीक है। कुछ भी सोल्यूशन में जो है कॉमन नहीं है। तो एक ग्राफ और आप सपोज कर सकते हैं ऐसे, मैं यूं कह रहा हूँ, सपोज एक ग्राफ यूं आ गया, इसने टूवर्ड्स ओरिजिन शेड किया, एक दूसरी लाइन आ गई वो अवे फ्रॉम ओरिजिन आ गया, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे के लिए भी हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, ठीक है, ओके।